नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के दवाई क्षेत्र के बारे में। रीज़न क्या है तो देखिए, अभी हाल ही में भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भारत की सभी कंपनियों के लिए जो भी दवाई तैयार करती हैं उनके लिए अच्छे विनिर्माण प्रथाएं मानकों को अधिसूचित किया है और कहा है कि अब आने वाले समय में सबके लिए यह ज़रूरी होगा कि आप इन मानकों का पालन करते हुए ही दवाओं को तैयार करें, अन्यथा आपके लिए कुछ समस्याएं हो सकती हैं। ये सभी चीज़ों के पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है? तो दरअसल अगर आप लोग रेगुलर न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, न्यूज़ रीड कर रहे होंगे, तो बीते दिनों एक मामला बहुत अधिक चर्चाओं में था कि दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में भारत की दवाओं का उपयोग करने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी। इसमें खास तौर से जो प्रोडक्ट सामने आए थे उनमें था सबसे पहले कफ सिरप और दूसरा जो था वह आई ड्रॉप्स था। इनके उपयोग से या तो उनकी मौत हो गई थी या फिर उनको एक दूसरी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा था। बाद में रिसर्चेस भी हुई तो चीज़ें सामने आई कि जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन सभी मानकों का पालन नहीं किया गया है और कंपनी ने लाभ कमाने के लिए या फिर मार्केट में अपने उत्पाद को सस्ता बेचने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट्स प्रयोग किए थे। जो सब्स्टिट्यूट कुछ काम तो कर सकते हैं लेकिन उनके स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव हानिकारक बहुत ज़्यादा थे। तो इसी वजह से सारा मामला हुआ, सभी चीज़ भारत सरकार के पास भी आई। अंत में भारत सरकार ने अब निर्णय लिया कि हर एक चीज़ प्रॉपर होगी, पैटर्न एक फॉलो किया जाएगा जिसके लिए हम किसी की भी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ किसी कीमत पे नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि अब हर एक व्यक्ति, हर एक कंपनी इन चीज़ों का पालन करे और ऐसी समस्याएं दोबारा देखने को ना मिले। मामला बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि एक प्रश्न यहाँ से प्री में कुछ इस रूप का आ सकता है, तो ज़रूरी है कि आप लोग आंसर कमेंट कर दें। वहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा खास है आपके मेंस के लिए भी, तो ज़रूरी है कि नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिएगा। समझते हैं पूरा मामला। तो देखिए, अभी जो नए यह मानक आए हैं जिनको अधिसूचित किया गया है, इनके लिए एक खास संशोधन किया गया है और यह संशोधन किया गया है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियम 1945 की अनुसूची एम में, और यहाँ पर इन सभी नए नियमों को शामिल कर दिया गया है। हालांकि नियम बहुत ज़्यादा जर्नल है, ऐसा नहीं है मतलब कुछ खास टेक्निकल मामला उनके अंदर या कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए हुए नहीं। जो सभी चीज़ें हैं वो सब बिहाइंड द डेस्क तो है ही हैं। अब उस स्थिति में क्या है कि हर एक कंपनी को पता है कि हमें कोई एक दवाई बनानी है तो उसमें कैसे कैसे फॉर्मूले यूज़ करने हैं, किस किस की मात्रा कितनी होनी चाहिए। लेकिन मार्केट में हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। भारत जुगाड़ों का देश है ना, हम सब यही कहते हैं कि जुगाड़ हर चीज़ में चलता है। तो कंपनियां यही काम करती हैं, जुगाड़ ढूंढने लगती हैं जिससे कि प्रोडक्ट सस्ता हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब वह सोचते हैं कि दवाई हम सस्ती बेचेंगे तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, लोग अधिक उपयोग करने लगेंगे। इस स्थिति में जैसे ही वह सब्स्टिट्यूट पर जाते हैं तो हानिकारक प्रभाव भी सामने आने लगते हैं। तो भारत सरकार ने यहाँ पर यही पैटर्न निर्धारित किया है कि देखिए, जो नियम है, जो हम लोगों के फॉर्मूले पहले ही निर्धारित हैं वह तो रेगुलरली रहेंगे ही, लेकिन अब सबके लिए जरूरी है पालन भी किया जाए, जिसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश किया जाएगा। बीते दिनों विदेशों में बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई जब भारत की किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई किसी दवा के उपयोग से लोगों की मृत्यु हुई। गामीबिया के अंदर 70 बच्चे मरे, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 लोगों की मृत्यु हुई, वहीं कैमरून में 6 लोगों की मृत्यु हुई। आंकड़ा अपने आप में बहुत ही दर्दनाक है यह, क्योंकि वह दवाइयों का उपयोग जो कर रहे थे, मुख्य उद्देश्य ठीक होना था, इस प्रकार से मौत को गले लगा लेना बिल्कुल भी नहीं था। आज के समय में अगर हम भारत के जो विनिर्माण इकाइयां हैं उनको समझते हैं तो पता लगता है कि 10,500 दवा विनिर्माण इकाइयां भारत में अभी लगभग इतनी कार्य कर रही हैं। लेकिन यह मुख्य रूप से जो दवाएं बनाती हैं वह भारत और साथ साथ दूसरे देशों के लिए भी बनाती हैं। लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जिनकी संख्या 2000 से अधिक है। यह बड़ी कंपनियां हैं और ये कंपनियां विदेशों में एक अच्छे खासी दवाइयों को एक्सपोर्ट करती हैं। इनका एक अच्छा खासा मार्केट वहाँ भी बना हुआ है। तो सभी के लिए जितने भी यह स्टैंडर्ड्स हैं यह अब फिक्स हैं, हर एक को पालन करना होगा, चाहे आप किसी भी स्तर पर हो। और सभी के लिए ज़रूरी होगा कि आप जो भी यह गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं इनको WHO के अनुरूप इस्टेब्लिश करते हुए ही चलें, ताकि स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। क्या क्या चीज़ें निर्धारित की गई हैं, उन सभी के लिए क्या क्या उद्देश्य है, हर एक पर नजर डालते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि उद्देश्य क्या क्या। तो देखिए, उद्देश्यों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण यही है कि जो हमारी दवाएं हैं, जो हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमारी समस्याओं को खत्म करती हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो। उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी होगा कि जहाँ वह तैयार की जा रही हैं, जिस परिसर में तैयार की जा रही हैं, वहाँ पर चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन रखा जाए। जिन संयंत्रों के माध्यम से उनको तैयार किया जा रहा है उनकी गुणवत्ता का, साफ सफाई का, बाकी चीज़ों का ध्यान रखा जाए और उपकरणों को भी जो भी व्यवस्था है वह प्रॉपर सुनिश्चित की जाए। इसके साथ साथ ही अब
गुणवत्ता नियंत्रक उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। यानी कि सरकार ये बात समझ गई है कि हमारे पास पहले प्रॉपर सिस्टम तो था, यानी कि हम लोगों ने यह निर्धारित कर रखा था कि कैसे कैसे दवाएं बनाई जाएंगी, किसमें क्या फॉर्मूला होगा, कौन कौन चीजें यूज करनी है। लेकिन पीछे हम लोग यह देखना ही भूल गए कि कंपनियां उन सभी नियमों का, मानकों का कितना अधिक पालन कर रही हैं। जरूरी है कि अब इस पे भी ध्यान दिया जाए, इसीलिए गुणवत्ता नियंत्रण उपायों पर ध्यान देना अब जरूरी है, जिसके लिए मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाएगा। वहीं कंपनीज के लिए जरूरी होगा कि आप उचित दस्तावेजीकरण करें, यानी कि आप कैसे दवाएं बना रहे हैं, कितनी मात्रा में बना रहे हैं, कहां का सप्लाई कर रहे हैं, हर एक चीज आपको मेंटेन करनी होगी। और अब समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी में हम आ गए, तो इसलिए आप डिजिटल फॉर्म में हर एक चीजों को रख सकते हैं अपने पास में। और अंततः मुख्य उद्देश्य सभी के लिए स्वस्थ और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करना। हालांकि इस पूरे मामले में इन उद्देश्यों के बीच हम एक खास पहलू यह भी देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम अब चाहते हैं कि जो कंपनीज का उत्तरदायित्व है वह सुनिश्चित हो, और कंपनी के साथ साथ सरकार भी अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच रही है। सरकार के लिए जरूरी है कि एक टीम तैयार हो, एक बोर्ड तैयार हो, एक प्रॉपर हमारे पास सिस्टम हो जो कंपनीज पर नजर रखे कि किस प्रकार से वह अपने कामों को कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। तो सरकार भी अब आगे आई है और चीजों को संभाल रही है। वहीं यह स्ट्रिक्ट निर्देश है सभी कंपनीज के लिए, तो आने वाले समय में चीजें सुधरने की पूरी उम्मीद है। पर नए नियमों में क्या क्या निर्धारित किया गया है, यह भी सबको समझना जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात सभी कंपनियों के लिए कही गई है कि आप जितने भी उत्पादों को बना रहे हैं, जरूरी है कि आप अपने उत्पादों की नियमित गुणवत्ता समीक्षा करें। यानी कि जो बन रहा है सिर्फ ये नहीं सोचे कि लगातार बन रहा है तो ठीक है चलने दिया जाए व्यवस्था में, नहीं। जो चीजें बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, एक प्रॉपर सिस्टम रखिए। 15 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में ऑडिट होते रहना चाहिए और चीजों की निगरानी होनी चाहिए कि कहीं किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। वहीं इसके साथ साथ गुणवत्ता और प्रक्रियाओं की स्थिरता को सत्यापित करना, यानी कि शुरुआत में चीजें शुरू कर दी, अच्छे स्तर पर शुरू हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी अच्छे स्तर पर रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलर निगरानी करें, गुणवत्ता को देखे, जाने समझे। जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आपकी कंपनी में, आप देखें कि क्या वह स्थिर है, नियमित है, या फिर चीजें बदल रही हैं। ये भी अब आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ कंपनियों को एक खास जिम्मेदारी यह भी दे दी गई है, अगर कभी भी आपकी दवाओं को लेकर कुछ क्लेम किया जाता है, कोई समस्या सामने आती है, उस दौरान आपने सबसे पहले गहन जांच के लिए अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी है। आपने आना है आगे, और आगे आने के बाद में जो भी जांच के चरण हैं उन सभी का पूरी तरह से पालन होना चाहिए और निवारक कार्रवाई का कार्यान्वयन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीजें गड़बड़ा गई हैं, आप कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। जैसे बीते दिनों हम लोगों ने देखा, फिर बाद में इनको लेबोरेटरी में लेके गए, सभी सैंपल्स को, बाद में हम चेक हुआ तो पता लगा कि चीजें गड़बड़ थी। तो कार्यान्वयन से नहीं बचना है, चीजों का कार्यान्वयन करना है, हर एक चीज सुनिश्चित की जानी जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पर कंपनीज को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर मान लीजिए कि आप कोई एक परिवर्तन करना भी चाहते हैं, जनरली चीजें बदलती हैं समय के अनुरूप, और बहुत बार हम खुद ये बात देखते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वह दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। यानी कि अगर मान लो आपको हेडेक हुआ और हेडेक के लिए आपने कोई टैबलेट ली तो हेडेक ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप वही टैबलेट 5-6 बार अपने हेडेक ठीक करने के लिए ले लेते हैं तो वह दवा एक समय के बाद में काम करना बंद कर देगी, क्योंकि उसकी जो क्षमताएं थी अब शरीर उसको भाप गया है, शरीर समझ गया है कि हाँ ये दवाई क्या क्या करने वाली है। तो पहले चीजें एक्टिव हो जाती हैं और उस दवा को अपना काम नहीं करने देती, या फिर जो वह काम कर सकती थी अब शरीर में उसके अनुरूप जो एफिशिएंसी थी पहले की वो गिर गई है, अब वह स्थिति नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर mg बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अधिक से अधिक mg की लेते हैं कि ठीक होना है। बहुत लोग मैंने देखा इतने अधिक एक्सपर्ट हैं, पहले उनको लगता था कि एक दवा लेने से काम चल जाएगा, एक टैबलेट खा लो ठीक हो गए, फिर बाद में समय बदला तो खुद कहने लगे कि नहीं अब एक दवा से काम नहीं चलता है, अब 2 खानी पड़ती है, वह 2-2 भी खाना शुरू कर देते हैं। यह स्थिति भी हम लोगों ने देखी है। बीपी के मामले में मैंने कई लोग को नोटिस किया है कि एक टैबलेट लेते हैं, एक टैबलेट से काम नहीं चलता, दूसरी भी लपेट लेते हैं साथ में। तो ये क्या होता है कि बार बार दवा लेने से हमारा शरीर खुद दवाओं के प्रति तैयार होने लग जाता है, जिससे कि वह जो काम पहले दिखा पाती थी अब सेम परिणाम नहीं मिल रहा। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप उत्पादन के अंदर या अपने उत्पाद के अंदर या उसकी गुणवत्ता के अंदर कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि वह लीगल हो। यदि लीगल होगा तो ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फिर कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
वहीं साथ साथ सभी कंपनियों के लिए कह दिया गया है कि भाई अब आप जीएमपी संबंधित कंप्यूटरीकृत सिस्टम्स को तैयार करें। यानी कि जो स्टैंडर्ड्स हमने देखा कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा तैयार किए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा स्वीकार किए गए हैं, उन सभी स्टैंडर्ड्स के अनुरूप आपको अपने कंप्यूटर भी तैयार करने हैं, ताकि जो भी आपके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, जो भी दवाएं तैयार हो रही है, वह सभी दवाएं और वह सभी मैन्युफैक्चरिंग उस सिस्टम के अंदर शामिल किए गए फॉर्मूले के अनुरूप होनी चाहिए और हर एक प्रक्रिया कंप्यूटर के अनुरूप ही संपन्न हो, ताकि छेड़छाड़ की जो गुंजाइश है वह गुंजाइश भी कम हो जाए। तो इसीलिए आपके जो सिस्टम होंगे वह जीएमपी संबंधित होंगे और प्रक्रियाओं को यहां से अच्छा और गुणवत्तापूर्ण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। और साथ साथ यहां पर डाटा के साथ, यानी कि जो भी फॉर्मूला है, जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, उसके साथ छेड़छाड़ की संभावना भी अब खत्म हो जाएगी। वहीं एक और निर्देश दिया गया है कंपनियों के लिए कि मार्केट में कभी भी त्रुटि देखने को मिलती है, कोई क्लेम कर रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है, या किसी के पास में एक्सपायरी डेट की मेडिसिन भी पहुंच गई है, तो उस सब के लिए जरूरी है कंपनी एक प्रॉपर सिस्टम तैयार करे, ताकि उस सिस्टम के अनुरूप जब कभी भी गड़बड़ देखी जाए तो ऑप्शंस हो हमारे पास में, कंपनी के पास ऑप्शन हो कि वह उन दवाओं को वापस मंगा सके। वहीं साथ साथ में जो आपका उपभोक्ता है, उपभोक्ता के पास भी यह ऑप्शन हो कि वह उन दवाओं को आपके पास भेज सके। एक ऐसा भी हमारे पास में सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी दवा चली गई तो उसके बाद में आपकी उत्तरदायित्व खत्म हो गया, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही, या उसके कुछ हाई रिस्क सामने आ रहे हैं तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, अगर कभी भी कुछ भी चीजें होती हैं तो जरूरी है कि एक ऐसा ढांचा हमारे पास में होना चाहिए जिससे कि उन दवाओं को वापस भी लिया जा सके और वापस लेके चेक किया जा सके कि क्या वास्तव में गड़बड़ी हुई थी या उत्तरदायित्व कोई किसी और के पास है। यह सभी चीजें भी समझनी चाहिए। वहीं अब यह जितने भी स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं, सभी कंपनीज को इन्हें पालन तो करना ही होगा, लेकिन पालन के लिए कुछ खास और चीजें निर्धारित की गई हैं। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 1 वर्ष की अवधि हम लोग देते हैं। 1 साल है आपके पास में, अब 1 साल तक आपने हर एक चीज को सेटअप कर लेना है। अपने पूरे जो भी आपकी कंपनी है, जहां भी आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां पर हर एक चीज का पालन हो जाना चाहिए। अधिकतम अवधि 1 साल है, लेकिन 1 साल के अलावा भी इसमें कुछ खास बात है। पहली बात तो यह है कि जो कंपनियां 250 करोड़ से अधिक का कारोबार करती हैं 1 साल में, उनके लिए यह जरूरी है कि वह अगले 6 महीने के भीतर पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर ले। पूरा स्ट्रक्चर उनके पास में होना चाहिए। मात्र और मात्र 6 महीने में इतनी अवधि दी गई है। वहीं पर जो कंपनियां 250 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर ले रही हैं या जो कम का कारोबार कर रही हैं, उनके लिए निर्देश दिया गया है कि आप आने वाले 1 साल के अंदर चीजों को सेटअप कर सकते हैं। तो यह 2 प्रकार के स्टैंडर्ड हैं। वहीं कुछ कंपनियां जो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, उनके लिए यह मामला भी सामने आया कि वह मांग कर रही हैं कि हमें कम से कम 2 वर्ष का समय तो दिया जाए। अब करना ही है तो क्या 2 वर्ष, क्या 1 वर्ष, चीज़ों को जितना भी सेटअप कर लेंगे आपके लिए भी अच्छा है और आपके जितने भी लोग उपभोक्ता हैं, जो भी दवाइयाँ आपकी लेते हैं, जिनको भी आप पे विश्वास है, वह सब के लिए भी यह लाभदायक ही सिद्ध होगा। क्लियर है इतना मामला? तो यह सारे स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए, जरूरी है कि इनका पालन हो। आने वाले समय में कैसे कैसे पालन होगा, यह सब चीजें भी क्लियर कर दी गई हैं। इसके साथ साथ जरूरी है कि आपको पता हो अच्छी विनिर्माण प्रथाएं यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं क्या। तो देखिए, इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ पे जितने भी उत्पाद तैयार हो रहे हैं, जो भी दवाएं तैयार हो रही हैं, उन सभी के लिए जो भी सामग्री उपयोग हो रही है, जो भी विधियां उपयोग हो रही हैं, जो मशीनें उपयोग हो रही हैं, जो प्रक्रियाएं उपयोग हो रही है, जो कर्मी है या जो सुविधाएं या पर्यावरण है, उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाए। यह मुख्य बात है इन अच्छी विनिर्माण प्रथाओं की। भारत ने भी चीजों को समझा, भारत को पता लगा कि सब कुछ अच्छा है, तो भारत ने वर्ष 1988 में सबसे पहले औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 की अनुसूची M के अंदर इन सभी को शामिल कर दिया, यानी कि GAMP को शामिल कर लिया। उसके बाद से भारतीय व्यवस्था में लगातार यह बने हुए हैं। लेकिन कोई भी चीज़ एक बार में शामिल कर लेने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उसी रूप में हमेशा ही स्वीकृत होगी, मान्य होगी। तो समय समय पर संशोधन को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया। सबसे पहले 2005 में हम देखते हैं कि इस पूरे की पूरी घटना को अंतिम रूप दे दिया गया और GAMP को हम लोगों ने भारतीय व्यवस्था में पूरी तरह से लागू कर लिया है। वहीं साथ साथ 2018 में एक खास संशोधन किया भारत सरकार ने और WHO मानकों के अनुरूप ही भारत के GAMP हमने निर्धारित कर दिए, सेटअप कर दिए।
ठीक है। और इसी के साथ साथ जब हम लोगों ने यह अमेंडमेंट किया था तो एक खास अमेंडमेंट देखने में यह भी आया कि जिनको हम लोग अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के रूप में जानते हैं, अभी भी चलन में शब्द बहुत अधिक ये आता है, लेकिन इसको संशोधित कर दिया और इसकी जगह पर अच्छी विनिर्माण प्रथाओं और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के लिए परिसर, संयंत्र और उपकरणों की आवश्यकता है। यह नया शब्द हम लोगों ने, यह नई लाइन हम लोगों ने स्वीकार कर ली और यही वाक्य अब अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के अनुरूप ही प्रयोग में है, प्रचलन में है, इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। क्लियर है मामला? तो जितने निर्णय लिए गए हैं, निर्णय यह अपने आप में बहुत अधिक खास है। हाँ, दवाओं के फॉर्मूले के बारे में ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जानें, यह सभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल सेक्टर जुड़े हुए हैं, उन सभी को पता होती है, वह सभी चीज़ों को गहनता समझते हैं। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप यह समझें कि व्यवस्था में कोई घटना हो क्यों रही है, इसके पीछे कौन कौन से उत्तरदायी कारण हैं। तो इन सभी को समझना के साथ साथ यह भी जानिए कि आने वाले समय में इसके व्यवस्था पे क्या क्या परिणाम होंगे। यदि आप लोग इतना समझ लेते हैं तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं, चीज़ें आप बहुत अच्छे से भी लिख पाएंगे। इतना मामला क्लियर हो गया। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। तो हर एक बात जो मैंने को सबका समझाई थी वह आप तक ठीक तक पहुँच गई होगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग अब इस प्रश्न का आंसर भी जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए, मेन्स के लिए नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और यदि यह सेशन आप लोग को पसंद आए तो बिल्कुल बाकी साथियों तक आप लोग को शेयर करना ज़रूरी है और वीडियो को लाइक किए बिना भी नहीं जाएगा। हाँ, आप लोग को आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर भी ठीक रहा होगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।